सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा ही दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक बन जाए। आज हम कहानी जानेंगे दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसा नाम जो आज जुर्म और आतंक का कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 12 मार्च 1993 के दिन। ये वो दिन था जब मुंबई शहर एक के बाद एक हुए बम धमाकों से दहल उठा था, और इस दिन ने सही मायनों में भारत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन हमलों की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का अंदाजा है जिसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जो मुंबई की गलियों में पला बढ़ा, वो इतना बड़ा, इतना खतरनाक अपराधी और आतंकवादी बना तो बना कैसे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं दाऊद इब्राहिम की बिल्कुल साधारण सी शुरुआत को। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने उसे जुर्म के रास्ते पर धकेला। सोचिए, पहले पिता का सस्पेंड होना, फिर घर में पैसों की तंगी, और फिर बहुत ही छोटी उम्र में चोरी की राह पकड़ लेना। ये सब एक के बाद एक उसके खतरनाक भविष्य की नींव तैयार कर रहे थे। और बस इसी नींव पर दाऊद ने खड़ा किया हिंसा और बेरहमी का एक ऐसा साम्राज्य जिसने मुंबई की सड़कों को लिटरली खून से रंग दिया। और यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। देखिए, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ही किंग था, करीम लाला और उसकी पठान गैंग। उनका पूरा कंट्रोल था। लेकिन फिर मैदान में उतरा दाऊद अपनी नई नवेली और बेहद एम्बिशियस डी कंपनी के साथ। वो उन्हें सीधी चुनौती देने को तैयार था। ये एक तरह से नए और पुराने की जंग थी, और इस जंग ने ही मुंबई का भविष्य तय करना था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी जंग का रुख ही मोड़ दिया। साल था 1981। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर की हत्या कर दी। बस उसी पल से ये लड़ाई दाऊद के लिए पर्सनल हो गई। अब ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं थी, ये थी बदले की आग। दाऊद का मकसद अब सिर्फ डॉन बनना नहीं था, उसका मकसद था अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटा देना। और उसका बदला लेने का तरीका भी देखिए कितना कैलकुलेटेड था। उसने पहले पुलिस का ही इस्तेमाल करके अपने एक दुश्मन मान्या सुरवे को रास्ते से हटाया, और फिर एक एक करके पठान गैंग के हर मेंबर को चुन चुन कर मारा। इसी बेरहम स्ट्रैटेजी ने उसे मुंबई का बेताज बादशाह बना दिया। लेकिन दाऊद की ताकत सिर्फ मुंबई की गलियों तक ही नहीं रुकी। नहीं, उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी पकड़ बनाई भारत की चमक दमक वाली दुनिया यानी बॉलीवुड पर। वो फिल्मों में अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करता था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर्स से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था। और हद तो ये थी कि वो ये भी तय करने लगा था कि किस फिल्म में हीरो या हीरोइन कौन होगा। मतलब ग्लैमर और खौफ का एक ऐसा कॉकटेल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर कोई उसकी बात मानने से मना कर दे तो उसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होता था। इसका सबसे बड़ा और शॉकिंग एग्जाम्पल है 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का मर्डर। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक सीधा संदेश दे दिया था कि दाऊद को ना कहने की कीमत मौत है। अब जैसे जैसे मुंबई पुलिस का शिकंजा उस पर कसता गया, दाऊद ने अपना चोला बदल लिया। उसने अपना रूप बदला। वो एक डॉन से एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया। ये बात है 1986 की। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लेकिन ये मत सोचिए कि दूर जाने से उसका कंट्रोल कम हो गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उसके क्रिमिनल एम्पायर का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक चैप्टर शुरू हुआ। और कुछ घटनाओं ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद उसने बदला लेने की कसम खाई। इसी मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे RDX, राइफल्स और ग्रेनेड्स मुहैया कराए। और इसका नतीजा 1993 के वो भयानक मुंबई बॉम्ब धमाके। इन धमाकों के बाद वो पाकिस्तान भाग गया और वहाँ की सरकार का एक प्रोटेक्टेड एसेट बन गया। तो आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक भगोड़ा नहीं है,
वो एक बहुत बड़े ग्लोबल क्रिमिनल और टेररिस्ट नेटवर्क का सरगना है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसकी नेटवर्थ करीब 6.7 बिलियन डॉलर्स आंकी थी। मतलब ये रकम इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है और ये उसके जुर्म के ग्लोबल स्केल को दिखाती है। और इतनी दौलत के साथ वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रह जाता, बल्कि इतिहास के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक बन जाता है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आता कहाँ से है? वेल, डी कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है और उतना ही जानलेवा। ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी, वसूली, मैच फिक्सिंग, रियल एस्टेट और इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आज की क्या स्थिति है? उसे यूएन, अमेरिका और भारत सब ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम है और ये भी माना जाता है कि वो कानून से बचने के लिए लगातार 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करता है और शायद अपनी शक्ल भी बदल चुका है। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा, मतलब 30 साल से भी ज्यादा हो गए, वो दुनिया की टॉप से टॉप एजेंसी की पकड़ से बाहर है। एक कांस्टेबल का बेटा जो अंडरवर्ल्ड का किंग बना और फिर एक ग्लोबल टेररिस्ट। उसकी कहानी आज भी हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या दाऊद इब्राहिम के केस में कभी